दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 3 जून 2021 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था उसके बारे में। और इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड हो या फिर वो न्यू पेंशन स्कीम में कवर्ड हो, सभी को। हालांकि ये जो आदेश है इसके बारे में एक वीडियो पहले से डाला गया था, लेकिन जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनके बारे में उस वीडियो में नहीं बताया गया था। तो आज इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाने पर फैमिली को मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देंगे कि कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा इन बेनिफिट्स को पाने का हकदार किसको रहेगा और फैमिली मेंबर्स को किस सीक्वेंस में सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि फैमिली पेंशन है, डेथ ग्रेच्युटी है, उसके बाद में ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पैसा है, लिव इन्वेस्टमेंट का पैसा है। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो फैमिली मेंबर्स को किस तरीके से मिलेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। वीडियो का बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। और अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि सरकारी कर्मचारी की डेथ पर परिवार वालों को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो पहले यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड है उसके बारे में, और नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि उन सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में कवर्ड है, उनको मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों को मिलने वाला जो पहला बड़ा बेनिफिट है वो यहाँ पर रहेगा फैमिली पेंशन। और यहाँ पर कहा गया है कि जो फैमिली पेंशन है वो उस सरकारी कर्मचारी की लास्ट पे ड्रॉ के 50% के बराबर दी जाएगी पहले 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद में पेंशन की अमाउंट यहाँ पर कम कर दी जाएगी और वो हो जाएगी लास्ट पे ड्रॉन का 30%। तो इतनी अमाउंट फैमिली पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि चाहे उसने कितने ही साल की सर्विस की हो, उसके विदाउट रेफरेंस टू द लेंथ ऑफ द सर्विस सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को 50% पहले 10 साल के लिए और उसके बाद में 30% फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पहले ऐसा नियम नहीं था, लेकिन अब सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव कर दिया है और अब पहले 10 साल के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों को 50% फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा सरकारी कर्मचारी की लास्ट पे जो है उसका। उसके बाद में दूसरा जो बेनिफिट आता है, क्या बात आती है यहाँ पर कि फैमिली पेंशन का भुगतान किस सीक्वेंस में किया जाएगा, यानी कि किसको पहले फैमिली पेंशन मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी, उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो राइट बनता है फैमिली पेंशन का वो बनता है स्पाउस का, और स्पाउस को यहाँ पर कहा गया कि जो फैमिली पेंशन है वो दी जाएगी उसकी लाइफ टाइम तक, या फिर यदि वो बीच में मैरिज कर लेते हैं, यदि उसकी शादी कर लेता है या फिर कर लेती है तब उसकी फैमिली पेंशन यहाँ पर रोक दी जाएगी, लेकिन स्पाउस को लाइफ टाइम फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि यदि जो स्पाउस है वो नहीं है तो उसके बाद में जो डिपेंडेंट्स बच्चे हैं उनको सीनियरिटी के हिसाब से, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसे पहले पेंशन मिलेगी और जो फिर छोटा है उसे बाद में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और ये जो पेंशन है ये जो यदि बेटा है तो उसे 25 साल की एज तक ही दी जाएगी, और यदि बेटी है तो बेटी को जब तक वो अनमैरिड रहती है तब तक फैमिली पेंशन का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि यदि सरकारी कर्मचारी के जो स्पाउस भी नहीं है, बेटा और बेटी भी अब नहीं है, और यदि उनके पास में एक डिसेबल रूप से विकलांग कोई बच्चा है शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, तो उस बच्चे को भी यहाँ पर फुल टाइम यानी कि लाइफ लॉन्ग फैमिली पेंशन दी जाएगी, या फिर जैसे ही वो अर्निंग शुरू करते हैं यहाँ पर तब तक उन्हें उनकी फैमिली पेंशन दी जाएगी। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि मान लो कि स्पाउस भी नहीं है, बेटा और बेटी भी नहीं है, और उनके पास में कोई डिपेंडेंट शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा भी नहीं है, तो फिर किसको फैमिली पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। तो उसके बाद में यहाँ पर बात आती है कि जो अनमेरिड, यहाँ पर बात है कि जो डिपेंडेंट्स अनमेरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवोर्स डॉटर, उनको बिना किसी एज लिमिट के यहाँ पर फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनको फैमिली पेंशन का भुगतान तभी तक किया जाएगा जब तक यदि वो रीमैरिज नहीं करती हैं या फिर वो अपनी जो अर्निंग है अर्निंग करना शुरू नहीं करते, तब तक ही उन्हें फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन बेटियों को बिना किसी एज लिमिट के फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। बेटों को सिर्फ 25 साल की एज होने तक ही फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कि इनमें से यदि कोई भी नहीं है तो सरकारी कर्मचारी के यदि जो पेरेंट्स हैं वो ही बचते हैं तो क्या उन्हें भी फैमिली पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि यदि कोई नहीं बचता है तो सरकारी कर्मचारी के जो डिपेंडेंट्स हैं जैसे कि पेरेंट्स, तो उधर में सबसे पहले पेंशन दी जाएगी उसकी माता को, और माता को यहाँ पर लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी। और उसके बाद में यदि माता की डेथ पहले हो जाती है, सरकारी कर्मचारी तब भी अनमेरिड रहता है, तो फिर उसके जो फादर हैं उसे भी लाइफ टाइम के लिए पेंशन दी जाएगी। और फिर
और उसके बाद में यहाँ पर बात आती है कि इनमें से कोई भी नहीं है सरकारी कर्मचारी का सिर्फ भाई और बहन ही यहाँ पर बचता, जो कि सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, तो उसे भी यहाँ पर फुल लाइफ के लिए फैमिली पेंशन दी जाएगी, या फिर जैसे ही वो अपनी कमाई करना शुरू करते हैं उसके बाद में उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। तो इस सीक्वेंस में फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो इनकम का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर रखा गया है कि जो 9,000 रुपये मिनिमम फैमिली पेंशन है प्लस उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता, यदि उसके बराबर कोई फैमिली मेम्बर कमाता है तो उसे फैमिली पेंशन का हकदार नहीं माना जाएगा और उसे फैमिली पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये बात रही। और उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 14 में एक एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसके बाद में सरकारी कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप एक लगाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ द बर्थ लगाना है, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक यानी कि जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक कॉपी लगानी है, कॉपी ऑफ द पैन कार्ड, स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और ये लगाकर आपको सबमिट कर देने हैं बैंक में, और उसके बाद में फैमिली पेंशन की शुरुआत आपको कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर कहा गया कि जो किस तरीके से पीपीओ यानी कि जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसे ये सारा काम करना है। तो ये फिलहाल ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया है। तो इसके बारे में चाहे पहले से चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर दूसरा जो फ़ायदा है वो यहाँ पर आता है डेथ ग्रेच्युटी यानी कि परिवार को मिलने वाली डेथ ग्रेच्युटी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसी के हिसाब से परिवार वालों को फैमिली जो डेथ ग्रेच्युटी है उसका भुगतान किया जाता है। तो यदि सरकारी कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल से कम है तो सरकारी कर्मचारी को जो इम्प्लूमेंट्स हैं उसका 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना ही जो डेथ ग्रेच्युटी है वो मिलेगी। यदि सरकारी कर्मचारी की सर्विस 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में है तो यहाँ पर उन्हें 6 टाइम्स ऑफ इम्प्लूमेंट के बराबर डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी। फिर बात आती है कि यदि सरकारी कर्मचारी की सर्विस 5 साल से ज़्यादा लेकिन 11 साल से कम है तो उन्हें 12 टाइम्स ऑफ इम्प्लूमेंट्स के बराबर डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। और फिर बात आती है कि सरकारी कर्मचारी की जो सर्विस है वो 11 साल से ज़्यादा लेकिन 20 साल से कम है तो यहाँ पर परिवार वालों को 20 टाइम्स ऑफ इम्प्लूमेंट्स के बराबर डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। और यदि सरकारी कर्मचारी की सर्विस 20 साल और उससे ज़्यादा है तो उस सरकारी कर्मचारी को मैक्सिमम यहाँ पर कहा गया है कि 20 लाख रुपए तक की फैमिली जो डेथ ग्रेच्युटी है वो यहाँ पर मिल सकती है 1 जनवरी 2016 के बाद में। और यहाँ पर मैक्सिमम जो कर दिया है कि 33 टाइम्स ऑफ इम्प्लूमेंट्स, इनमें से जो भी कम होगा उसका भुगतान सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा, चाहे 20 लाख हो या फिर 33 टाइम्स ऑफ इम्प्लूमेंट्स। तो इसके हिसाब से फैमिली मेम्बर्स को डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाएगा सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर। फिर बात आती है यहाँ पर कि कौन कौन डेथ ग्रेच्युटी पाने के हकदार है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भी नॉमिनी है, वैलिड नॉमिनेशन यदि दिया हुआ है तो जो नॉमिनी है उसे डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पर यदि 1 से अधिक नॉमिनी हैं तो सभी को जो डेथ ग्रेच्युटी की अमाउंट है वो बराबर रूप से बांट दी जाएगी, सबको मिलेगी डेथ ग्रेच्युटी की अमाउंट। फिर यहाँ पर यदि कोई नॉमिनी नहीं है तो वो नॉमिनी भी वापस से डाल सकते हैं, लेकिन डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान भी सरकारी कर्मचारी के परिवार वालों को किया जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर कि डेथ ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी उसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 12, डेथ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं डेथ ग्रेच्युटी लेने के लिए। और फिर यहाँ पर जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसे क्या काम करना है, तो ये काम आपको नहीं करना है, ये सिर्फ जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसे ये काम करना है, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद में अगला बेनिफिट यहाँ पर है कि जो लीव इनकेसमेंट, कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी यानी जिसे लीव इनकेसमेंट भी यहाँ पर कहते हैं। तो एक सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर बताया गया है कि डेथ के मामले में फिर या सुपर एन्युएशन पर रिटायरमेंट के मामले में भी उसकी 300 दिन की ईएल यानी कि अर्जित अवकाश के बराबर लीव इनकेसमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। और इसका जो पैसा है वो भी फैमिली मेम्बर्स को हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा दे दिया जाएगा। और यहाँ पर सबसे जो पहला हकदार यहाँ पर बनता है वो बनता है स्पाउस, उसके बाद में जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन है उसे मिलेगी, यदि वो भी नहीं है तो फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग जो अनमैरिड डॉटर है वो उसे यहाँ पर लीव इनकेसमेंट मिलेगा, यदि वो भी नहीं है तो फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडो डॉटर को इसका भुगतान किया जाएगा, यदि वो भी नहीं है तो फिर मदर और फादर का नंबर आता है, और यदि वो भी यहाँ पर नहीं है तो एल्डेस्ट सर्विंग मैरिड डॉटर का नंबर आएगा, और यदि डॉटर वो भी नहीं है तो एल्डेस्ट सर्विंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, उनमें से
जो भी रहेगा, यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें ही इसका भुगतान यहाँ पर कर दिया जाएगा लीव इनकेसमेंट का हेड ऑफ द ऑफिस के बारे में के द्वारा। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम CGEGIS है, उसके तहत जो जमा पैसा है उसका भुगतान भी सरकारी कर्मचारी के परिवार वालों को हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो राशि है ग्रुप इंश्योरेंस की, ये रहेगी जो ग्रुप ए में आने वाले अधिकारी हैं उन्हें 1,20,000, ग्रुप बी में आने वालों को 60,000 और ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उन्हें 30,000 रुपये का इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाएगा यदि उनकी मृत्यु हो जाती है नौकरी के दौरान। और इसके अलावा जो यहाँ पर सेविंग फंड में जो जमा पैसा है उसका भुगतान भी परिवार वालों को किया जाएगा। फिर यहाँ पर कि कौन कौन ये CGEGIS का पैसा पाने के हकदार हैं, तो ये भी कहा गया कि जो वैलिड नॉमिनेशन है उसे सबसे पहले CGEGIS की जो अमाउंट है वो दी जाएगी। और उसके बाद में यदि वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो ये जो अमाउंट है वो उस फैमिली मेम्बर को दी जाएगी जिसको कि डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा रहा है उसको भी। और CGEGIS का जो क्लेम है इसे भी हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं फैमिली मेम्बर्स को। और फिर उसके बाद में जो GPF का पैसा है, जनरल प्रोविडेंट फंड का पैसा, वो भी फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जैसे ही सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र हेड ऑफ द ऑफिस को मिलता है तो जितना पैसा उसके GPF अकाउंट में है वो फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है यहाँ पर, उसके तहत भी कुछ इंश्योरेंस का यदि पैसा है तो उसका भुगतान भी सरकारी कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारी के परिवार वालों को जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दे दिए जाएंगे। और फिर यहाँ पर बात आती है कि जो NPS में कवर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उनके परिवार वालों को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं यदि उनकी सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है उस मामले में। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया कि फैमिली पेंशन का भुगतान NPS में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा बशर्ते उन्होंने फॉर्म 1 में अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है उनकी डेथ होने से पहले, और यदि नहीं किया है तब भी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और फिर बात आती है यहाँ पर कि ये जो फैमिली पेंशन है तो इसे शुरू करवाने के लिए सेम प्रोसेस है, लेकिन जो सरकार का पैसा है वो सरकार के खाते में चला जाएगा और जो सरकारी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन है वो फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाएगा। उसके बाद में जो डेथ ग्रेच्युटी है उसका भुगतान भी ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के तरीके से किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो लीव इनकेसमेंट है वो भी सेम दिया जाएगा और जो CGEGIS में जो पैसा है उसका भुगतान भी फैमिली मेम्बर्स को कर दिया जाएगा। उसमें कुछ यहाँ पर अलग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर कि सारे जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को मिलना ही मिलना है, चाहे वो NPS में कवर्ड हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड। तो इस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी की यदि सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर से ये सारे जो बताए गए इंटाइटलमेंट्स हैं ये उन्हें मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली जो नौकरी है वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे।